चरणों में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों का रुख, उनका एजेंडा और उनके चुनावी साथियों की तस्वीर साफ होने लगी है। तमाम दल धीरे धीरे अपने घोषणा पत्रों के साथ साथ जनता के बीच आने लगे हैं। इस दौरान सभी की निगाह समाजवादी पार्टी के घरेलू झगड़े के बाद अब उनके गठबंधन पर आकर टिक गई है। यूपी के सबसे बड़े दंगल में समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस अखिलेश की मदद से 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यह गठबंधन दमदार है? क्या इस गठबंधन के जरिए अखिलेश सत्ता में बनाए रख पाने में कामयाब हो पाएंगे? इस पर होगी बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनावी घोषणा पत्र लेकर जब अखिलेश यादव सामने आए तो 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच चलने वाले घमासान में फतेह का हर तीर उनके तरकश में था। गांव, गरीब, शहर, छात्र, बेरोजगार, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक के साथ ही विकास का तड़का। मुलायम सिंह की गैर मौजूदगी से मंच पर समाजवादी एकजुटता पर सवाल भले उठे हों। भले ही अखिलेश सरकार 5 साल काम कर चुकी हो, लेकिन अधूरे और नए सपनों को पूरा करने के लिए फिर से वोट मांगने में नौजवान मुख्यमंत्री को थोड़ी भी झिझक नहीं हुई। सेकुलर पॉलिटिक्स, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट वाली पॉलिटिक्स कैसे हो, उस दिशा में हम लोग लगातार काम करते रहे। उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की समाजवादी लोगों पे भरोसा कर रही है। और मैं तो अपने नौजवानों से कहूंगा, जब आबादी में ज्यादा हो आप, अगर नेताजी ने भरोसा किया है तो हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं कि एक बार और भरोसा कर लो, आप सरकार बना दो, देखना उत्तर प्रदेश कितना तेजी से आगे बढ़ता है। एक तरफ नारे और सपने, दूसरी तरफ गठबंधन से सत्ता की सियासत साधने की कोशिश। गठबंधन की शक्ल तय करने के लिए लखनऊ में कल अखिलेश और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत हुई, तो आज दिल्ली में कांग्रेसी खेमे में बैठकों का दौर जारी रहा। प्रियंका गांधी और रामगोपाल यादव की बातचीत के बाद गठबंधन की शक्ल तय हो गई। बस ज्यादा सीट के लिए कुछ दिनों से दबाव का खेल चलता रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2017 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अखिलेश पार्टी और घरेलू कलह के साथ ही 5 साल की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए गठबंधन का मुंह ताक रहे हैं, तो दिन ब दिन सिकुड़ती कांग्रेस अखिलेश की पीठ पर बैठकर चुनावी सागर को पार करने के सपने देख रही है। इसके पीछे वजह है 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 401 में से 224 सीट मिली और वोट प्रतिशत 29.13 रहा, जबकि कांग्रेस को 355 सीट पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 28 सीट मिली और उसका वोट प्रतिशत 11.65 रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत मिला दें तो ये 40.81% हो जाता है। इसमें अगर 10% कटौती भी हो जाए तो भी ये गठबंधन दमदार नजर आता है। निश्चित इस गठबंधन से हम लोग को बल मिलेगा, कांग्रेस को भी बल मिलेगा और हम लोग उत्तर प्रदेश में 300 सीटें करीब जीत के सरकार को दोबारा बनाएंगे। गठबंधन का मकसद मुसलमान मतदाताओं तक ये संदेश देना है कि बीजेपी को रोकने में उनसे ज्यादा मजबूत कोई और नहीं। सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी के परंपरागत मतदाताओं के अलावा कांग्रेस के परंपरागत वोट को अपनी तरफ खींचना है। जनेश्वर मिश्र की बड़ी सी तस्वीर पर माल्यार्पण कर अखिलेश ने ब्राह्मण मतदाताओं को भी संकेत दिए। कोशिश ये कि गठबंधन तो दमदार दिखे ही, लोगों तक दमदार होने का संदेश भी जाए। इसकी गांठ में बीएसपी ने मोर्चा खोल दिया। इसके लिए इनको प्रदेश के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने की ये कदापि हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि ऐसा करने से फिर इनकी पार्टी ही लगभग खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने भी इन चुनावों को नाक का सवाल बना दिया है। हार और जीत दोनों ही हालत में श्रेय और ठीकरा पीएम मोदी पर फोड़ा जाएगा। बीते लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराना तो बीजेपी के लिए संभव नहीं, लेकिन सत्ता की राह तभी बनेगी जब बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का तोड़ निकाल पाए। आज उन्होंने वहां पे ना आकर, मैनिफेस्टो की जो घोषणा हो रही थी उस मंच पे ना आकर साफ कर दिया कि मुलायम सिंह का आशीर्वाद अखिलेश यादव के ऊपर नहीं है। लखनऊ के मेट्रो का दिखाते हो, लखनऊ की मेट्रो पिछले 7-8 साल से फंसी हुई थी। ये केंद्र की मोदी सरकार है जिसने पिछले 1.5 साल के अंदर वहां की हर समस्याओं को दूर किया। राजनीति हमेशा गणित के हिसाब से नहीं चलती। दमदार दिखते गठबंधन को कोई क्यों दे वोट?
अभी इसका जवाब ढूंढा जाना बाकी है। तो इस गठबंधन में कितना दम है, इसी मुद्दे पर हम करते हैं विस्तार से बात। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जी। इनके अलावा बीएसपी के नेता डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हालांकि मैं राजीव त्यागी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? थोड़ा कम आ रही है, लेकिन आ रही है। चलिए ठीक है। लेकिन 27 साल यूपी बेहाल, ये नारा आपको सुनाई भी दे रहा होगा, आवाज भी आ रही होगी मेरी, याद भी होगा आपको ये नारा? किसने दिया था ये नारा? हाँ बिल्कुल, हमें ये नारा याद है, 27 साल यूपी बेहाल। और निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में कांग्रेस के पास एक मिडास टच है। लेकिन अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ हाथ जो त्यागी जी, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आपने कहा कि 27 साल यूपी बेहाल आपको जरूर याद है, लेकिन अचानक से ये बेहाली, ये बदहाली प्रगति की ओर कैसे बढ़ने लगी? क्या अचानक से ऐसा हो गया? कौन सी पारस जी? मैं जवाब देता हूं। ये जो समाजवादी पार्टी निकल करके अब आई है, वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आई है, और अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से बेहतर नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में, और 5 साल निश्चित रूप से उन्होंने काम किया है हमारे मैनिफेस्टो में। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं, जो किसान यात्रा हमने की थी, हम किसान का भला करना चाहते हैं। कांग्रेस के पास वो मिडास टच है, जिसको पंजा कहते हैं, हाथ कहते हैं, जिस मिडास टच से हम लोग बाग देश का विकास किए हैं, उत्तर प्रदेश का विकास अकेले, और कहां 105 पे सिमट कर रह गए, वो मिडास टच दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब आपकी बातों से मैं जो समझ पाई, आपको नेताजी से दिक्कत थी या आपको शिवपाल यादव से दिक्कत थी? वो तो राहुल गांधी जी ने अपनी जितनी भी यात्रा थी, किसान यात्रा, उसमें कहा ही है कि अखिलेश यादव जी बेहतर इंसान हैं, और अखिलेश यादव जी उस टायर को निकाल फेंक देना चाहते हैं जो आज के राजनीतिक सिस्टम में सेट नहीं बैठता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। मुलायम सिंह यादव देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी बेहतर नेतृत्व हैं, और हम लोग किसान नौजवान के लिए काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसको दिखा देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सक्षम है। नहीं तो जब राहुल गांधी यूपी में घूम रहे थे तब उन्हें याद नहीं था? अचानक से क्या अखिलेश क्या किसी पारस मणि मिल गई, किसी ऐसे पारस मणि को छू लिया उन्होंने जो अचानक से चेंज हो गई आपकी ये बातें? देखिए, पारस मणि तो राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव जी को राहुल गांधी जी छुएंगे तो निश्चित रूप से वो सोना बनेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनना है, राहुल गांधी जी ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। हम लोग तो समर्थन देंगे, और हम लोग निश्चित रूप से सरकार बनवाने में मदद करेंगे। जूही जी से पूछ लेती हूँ, जूही जी कौन है पारस मणि, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? पारस पत्थर की बात करी, हो सकता है पारस मणि। हिमानी जी, हम सब सहयोगी हैं और मित्र हैं, और आशा है कि जो हमारा घोषणा पत्र आया है वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ, एक सर्वांगीण और सम्यक, एक सार्थक विकास के लिए, जिसमें कांग्रेस जिस चीज के लिए काम करना चाहती थी उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में विकास करेंगे। एक सकारात्मक योगदान सबका रहेगा और सक्रिय योगदान सबका रहेगा। क्या मजबूरी थी कोई बड़ा कोई छोटा 5 साल सरकार आपने चलाई, क्या विश्वास नहीं था खुद पर? इतने डेस्परेट क्यों नजर आ रहे थे अखिलेश यादव इस गठबंधन को लेकर? हिमानी जी, कोई मजबूरी नहीं थी, ना कोई कमजोरी थी। ये तो हम पिछले 6-7 महीने से कह रहे थे कि जितने लोग साथ मिलकर सक्रिय योगदान लेकर उत्तर प्रदेश का विकास करें। राजनीति बदल रही है, ये कोई युद्ध नहीं है, लोकतंत्र है, और अच्छा है नए मित्र, नए दोस्त साथ आए हैं। नहीं, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर विधायक अपनी विधानसभा का खाका बनाकर देगा, और उस पर विकास होगा, तो हर विधानसभा का विकास होगा। ये पिछली बार तो ऐसा नहीं था जूही जी, पिछली बार तो ऐसा नहीं था। अब क्या ये डर लग गया है, या वो काम हो नहीं पाए, या गुंडा पार्टी और तमाम ऐसे तमगे जो आपकी पार्टी पर लगते आए, क्या इस वजह से ये डर था? हिमानी जी, ये तमगा मायावती जी लगाती हैं। वो 2012 में सत्ता से क्यों बाहर हुई, उन्होंने क्यों NHRM घोटाला होने दिया, क्यों CMO का कत्ल हुआ, क्यों महिलाओं की अस्मत रोकी गई, कहाँ से ये सब आंकड़े BSP लेकर आती है जो ये कहती है कि दंगे करवाए गए? तो BSP एक नकारात्मक पार्टी है। लेकिन ये आरोप जो आप कह रही हैं, हम पे पॉजिटिव राजनीति पे चल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, ये मैं नहीं, ये तो खुद कांग्रेस कहती थी। वो राजीव जी से इसलिए मैंने पहले पूछ लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो डिनाई कर दें कि नहीं 27 साल यूपी बेहाल, हमें नहीं पता, हमें नहीं याद, हमने नहीं कहा। तो मैंने इसलिए कंफर्म भी कर लिया था। तो ये तो कांग्रेस ही आप पर आरोप लगाती थी।
कोई बात नहीं हिमानी जी, आज के दिन में हम सहयोगी हैं। अगर उनको हम में कोई कमी दिख गई होगी तो साथ मिलकर उसको सॉल्व कर लेंगे और बेहतर विकास होगा। उनके भी सुझाव आएंगे, एक अच्छा टीम वर्क हो पाएगा, क्योंकि हम लोग एक सर्वांगीण विकास और पॉजिटिव विकास पे काम करेंगे। मतलब आप मानती है ना कि ये मजबूरी का गठबंधन? बिल्कुल नहीं, मजबूरी का नहीं। हिमानी जी, कोई गठबंधन मजबूरी का नहीं होता। जब दो नेतृत्व बैठते हैं, उनको लगता है कि समय सही है काम करने के लिए, तो हम काम करते हैं। मतलब किसी को दूर कर जी राजनीति में साम दान दंड भेद सब अपनाए यहाँ पर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर खान बहुत मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर खान, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा ये दो कमजोर लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं और अपने आप को बहादुर बता रहे हैं। राजू त्यागी जी अभी एक हफ्ता पहले पानी पी पी करके गाली बक रहे थे, कह रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, दंगे हो गई, फलाना हो गई, हमारी खाट सभा हो गई, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने किसानों को पत्र दे दिया, हमने भरवाने के लिए दे दिया, आधा कर्जा माफ, ये माफ। और आज जो है उनको सबसे अच्छा लगने लगा समाजवादी पार्टी में। आखिर अगर आपके पास इतनी ताकत थी, इतना आपको कॉन्फिडेंस था, तो 403 विधानसभा सीटों पर क्यों नहीं लड़े चुनाव? आप राजीव त्यागी जी, इससे पहले मैं बाकी गेस्ट पे जाऊं, जवाब दीजिए। वो मिडास टच अगर था तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी इस गठबंधन की? वैसे मजबूरी तो साफ नजर आ रही थी राज बब्बर के चेहरे पर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। आज बिल्कुल 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 दोनों लोग मायूस नजर आ रहे थे। और ये जो 403 का जो खान साहब ने जो बात कही है, पिछले 3 महीने से या सितंबर से, मैं कहूंगा 4 महीने से कांग्रेस को लेकर के, मीडिया से लेकर के राजनीतिक दलों में उत्तर प्रदेश के एक बौखलाहट सी है, अजीब सी कसमसाहट सी है, अजीब सी चीजें हैं। मैं कहना चाहूंगा गठबंधन का दौर है, इसको स्वीकार करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी का पीडीपी से गठबंधन नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी का अकालियों से गठबंधन नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में अपने दल से गठबंधन नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी जगह जगह गठबंधन नहीं कर रही है? की बात कर रही हूँ सर। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया क्योंकि दोनों ही पार्टियों की धर्मनिरपेक्षता क्या हुआ, वो समाजवाद पे पूर्ण विश्वास है। क्या हुआ 27 साल यूपी बेहाल? हाँ, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। 27 साल में अगर 5 साल निकाल दे अखिलेश यादव जी का, तो अखिलेश यादव जी क्या बेहतर इंसान नहीं है? क्या अखिलेश यादव जी भ्रष्ट है? क्या अखिलेश यादव जी ने कहीं भी, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए, 5 साल निकाल दीजिए तो 22 साल जो पुराना इतिहास है, उसमें निश्चित रूप से दिक्कतों का विषय था। इस 5 साल के दौरान भी अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सफाई करने की, चलिए ठीक है, मुझे लगता है हम समर्थन करते हैं। तो मतलब फिर आपके उपाध्यक्ष गणित में थोड़ा सा कमजोर हैं। वो 27 के उनको वो बोल गए, उनको 22 कहना चाहिए था। चलिए ठीक है, बाकी भी पैनलिस्ट हैं त्यागी जी, ठीक है। नहीं ठीक है, देखिए बाकी पैनलिस्ट भी मेरे पास है। सुदेश वर्मा जी, आप किस तरह से इसे अपने लिए देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के रथ को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है और ये मजबूरी का एक गठबंधन एक और तैयार हो रहा है यहाँ? देखिए, 0 एडेड टू 0 बिकम्स 0। एक तरफ वो सत्तारूढ़ पार्टी है जो इनकम्बेंसी फेस कर रही है। इसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में करप्शन के खिलाफ कौन सी पार्टी लड़ाई लड़ेगी, गुंडा राज से कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश को निजात दिलाएगी। जिस तरह से जमीन कब्जियाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के मकान पर कब्जे किए जा रहे हैं, जो खुलकर गुंडागर्दी समाजवादी पार्टियों की, इसके खिलाफ कौन सी पार्टी लड़ेगी? और उत्तर प्रदेश जो विकास के इंडिकेटर्स पर सबसे नीचे जा चुका है अखिलेश यादव के रेजिम में, इसको उत्तर प्रदेश को कौन निजात दिलाएगा? और आज आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले लीजिए, आज हिमानी जी इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले लीजिए, ये सब खुद मान रहे हैं कि बीजेपी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अरे बीजेपी को कह रोकिएगा, आप समाजवादी पार्टी को रोकेंगे ना? वो सत्तारूढ़ पार्टी थी, अगर आप में दम था तो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इनकम्बेंसी लड़ते। बीजेपी तो समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकेगी सत्ता से, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति करेंगे जो 2014 में हमने किया था। भारी बहुमत प्राप्त हुआ था लोकसभा में, आपको पता है। एजेंडा हमारा नहीं बदला है और कोई कारण नहीं है कि लोग हमारे साथ आएंगे। कुछ भी अलायंस कर लीजिए आप, सब लोग मिल जाइए किसी भी नाम पर, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुद्दा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार जो 4.5 साल तक चली, उसके बाद एक मेकओवर करने की। लेकिन सुदेश जी, लोग आपको क्यों वोट देंगे? ना लोग यूं जान रहे हैं कि वो किसको वोट, ठीक है, लेकिन नोटबंदी बस। लेकिन लोग ये भी नहीं जान रहे उनका सीएम कौन होगा। मुद्दे, आप यहाँ पर विकास की बात करते हैं स्टूडियो में बैठ के, लेकिन वहां जमीनी हकीकत कुछ और है, कुछ और ही तमाम चीजें वहां पर होती है। ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है, हम कैसे मान ले फिर ये? आप बताइए ना, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कौन करता है? कौन करता है, यही तो पूछ रही हूँ।
हम तो एकदम बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हर व्यक्ति विकास की बात करता है, और 2014 से आप देखिएगा विकास की ही बातें करते हैं। हमारे तरफ से जिसने भी डाइवर्ट करने की कोशिश की उसको पार्टी ने समझा दिया ये हमारा एजेंडा नहीं है, चाहे वो कोई हो। लेकिन ये बिना ध्रुवीकरण के, ये कॉम्युनल पॉलिटिक्स करने वाले लोग ध्रुवीकरण के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। चलिए ठीक है, ये विकास के एजेंडा को डिरेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम नहीं होने देंगे। मैं शरद जी को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। शरद जी, आपको क्या लग रहा है, कितना ठीक है देख लीजिए, साक्षी ये करप्ट पार्टी के परिवारवाद वाले मिल गए, कुछ नहीं हो रहा। जी को इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। जूही जी एक सेकंड, डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। अरे सेंटर के खिलाफ चुनाव नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, लोकसभा चुनाव होगा तो बात करिएगा। शामिल करना चाहूंगी चर्चा में। शरद जी, आपको क्या लगता है कितना दमदार ये गठबंधन रहने वाला है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? एक सेकंड जूही जी, एक सेकंड बताएंगे जनता के मुद्दे। जूही जी एक सेकंड, शरद जी। देखिए, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। कांग्रेस पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में आपने जो फिगर्स दिखाए हैं वो 2012 के चुनाव के दिखाए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 8% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 29% से घट के 22% पे आ गई थी। तो दोनों को वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 30% की, वहां तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का सहारा चाहिए था। तो ये बिल्कुल एकदम जरूरतों का गठबंधन है कि अगर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं 8% और 22%, तब 30% पहुंचते हैं। अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो वैसे भी समाजवादी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है और कांग्रेस न सेंटर में न स्टेट में कहीं ताकतवर नहीं दिख रही। तो ऐसे में दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए था, एक दूसरे को नहीं मिलते तो कांग्रेस को संभव था कि 20 सीटें भी नहीं आती, और समाजवादी पार्टी तो चूंकि आपस के अंतर्विरोधों से जूझ रही है, आपस में फूट पड़ चुकी है। अभी भी कितने लोग इसमें भीतरघात करेंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में दोनों को एक दूसरे की जरूरत जबरदस्त थी और इसी वजह से गठबंधन हुआ है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत जबरदस्त थी और कांग्रेस जो है वो यूपी सीएम की लोकप्रियता के सहारे अपनी नैया पार लगवानी चाह रही है ना त्यागी जी? देखिए, एक बात बताइए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का। क्या उनके लोगों को विकास नहीं चाहिए? रोटी और रोजगार मुख्य मुद्दा है। आपके मुंह से तो कम से कम ये बातें अच्छी नहीं लगती। माफ कीजिए त्यागी जी, इतने साल सत्ता में रहने के बाद अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो शोभा नहीं देती है, अच्छी नहीं लगती है। आपको तो नकार दिया, यही तो कारण है वो 27 और 22 के फेर में जो आप लगे हुए हैं। क्यों नकार दिया फिर बार बार जनता ने? इसलिए नकारा, देखिए बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को 89 के बाद, 89 के बाद मंडल और कमंडल की राजनीति में धकेल दिया गया। क्या मैं पूछना चाहूंगा, आप ही हिमानी जी बता दीजिए, जब आप मुझ पे आरोप लगा रही हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रही हैं, क्या भव्य राम मंदिर के निर्माण हो गया है? क्या आपको दिखता है भव्य राम मंदिर का निर्माण? क्या आर्टिकल 370 में भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं कर रही है? हम ये कहते हैं कि ये मुद्दे नहीं है देश के लिए। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे रोटी और रोजगार। क्या उत्तर प्रदेश में हम बेहतर रोजगार दे पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में विकास दे पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के नौजवान को हम रोजगार दे पाएंगे? 1989 की बात आप कर रहे हैं, चलिए आप ही की बात पर आ जाती हूँ, कहीं लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद किसकी सरकार रही? प्लीज किसकी सरकार रही? किसकी सरकार थी? दोबारा पूछिए प्लीज। वो 1989 की बात आप कर रहे हैं ना, तो उसके बाद किसकी सरकार थी? आप इसके लिए किसको दोषी ठहरा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के 3 से 4 चीफ मिनिस्टर रहे, मायावती जी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी से हमने, जब हमारी सरकार केंद्र में थी 10 साल, तब भी समर्थन हम लेते रहे। न्यूक्लियर डील पे तक पे हमने समर्थन लिया जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, मैं एक नौजवान, मेरा भी बेटा है जो नौजवान है, अगर उसके पास रोजगार नहीं होगा तो मुझको कितना बुरा लगेगा। जो भी पिता मेरी इस बात को सुन रहा है तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, सरकारों से पूछें क्या वो रोजगार दे पाएंगी, क्या वो किसानों को बेहतर जीवन दे पाएंगी, क्या वो व्यापारियों को बेहतर माहौल दे पाएंगी, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर पाएंगी, क्या वो विकास कर पाएंगी? नहीं, पर जब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो जूही जी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, इनडायरेक्टली सही, लेकिन आप पर आरोप लगा रहे हैं यूपी की इस बदहाली के लिए आप जिम्मेवार हैं। त्यागी जी ये कह रहे हैं। देखिए, हमने तो त्यागी जी ठीक है, मैं जूही जी से पूछ रही हूँ। जूही जी से पूछ रहे हैं जी।
अगर नहीं, त्यागी जी जो कह रहे हैं वो उनको कहना भी चाहिए, और अगर उनको हम में कोई कमी लग गई हो तो हमारा घोषणा पत्र स्मार्ट गांव की भी योजना लाया है, जिसमें हम गांव को डेवलप करेंगे, जिसमें पलायन न हो गांव से, रोजगार भी करेंगे, महिलाओं के लिए आत्मरक्षा भी है, फंड भी किसान का बना रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार। मतलब आप ये मान रही हैं कि हाँ, यूपी की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है? मैं हिमानी जी कह रही हूँ कि अगर त्यागी जी ये बात कह रहे हैं तो अगर उनको हम में कोई कमी रह गई हो तो आज के दिन में वो सहयोगी हैं, हम उनसे मिलकर सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल नहीं कहा जी। अच्छा, आप नहीं कह रहे? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो भी कह रहा, लेकिन हम कांग्रेस से मिलकर, ठीक है, नया गठबंधन है, लेकिन आप इतने सिरे से एकदम खारिज नहीं कर सकते जो थोड़ी देर पहले आपने बात कही हो त्यागी जी। माना नहीं जो है वो गठजोड़ आपका हुआ है, लेकिन इतने सफाई से झूठ नहीं बोल सकते आप एक नेशनल चैनल पर। मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, सियासत में मैं झूठ बोलने के लिए आता हूं। चलिए ठीक है, शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शरद जी कुछ एक रोड मैप बनाएगा, कांग्रेस के भी बनाएंगे, मजबूरी समझ सकती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करेगी। मैं मजबूरी समझ सकती हूँ त्यागी जी आपकी, और मजबूरी में राज बब्बर की भी उस वक्त समझ रही थी, उनका चेहरा चुगली कर रहा था साफ तौर पर। जिसकी राजनीति डिस्ट्रक्टिव है उसको रोकना था हम लोग। चलिए ठीक है, ठीक है। राजीव त्यागी जी कह रहे हैं कि फिरका परस्ती, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स से प्रदेश का ये हाल हुआ है, लेकिन 1984 से 1989 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसी के दौरान वहां पे राम मंदिर का जो नींव रखी गई वो कांग्रेस के जमाने में रखी गई। उससे पहले जो इस तरीके के कई वाकयात हुए, तो सारे जो फिरका परस्ती की और जिन चीजों की बात वो कह रहे हैं, शुरुआत तो वहीं से हुई, कांग्रेस की सरकार से हुई, जब प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं जवाब दे दूं जल्दी से? हाँ, फिर वो खान साहब भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जल्दी से त्यागी जी। मेरे को अपने मित्र को एक ही जवाब देना है जी, कि राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा हमारे लिए वोट लेने का मुद्दा नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। माननीय कोर्ट ने जब ये आदेश दिया कि ताला खोला जाना चाहिए, तो मरहूम राजीव गांधी जी ने, श्रद्धेय राजीव गांधी जी ने वो ताला खोलने का काम किया, जिसकी वजह से आज रामलला के हम दर्शन भी कर पा रहे हैं। तो क्या ये गलत कार्य किया? कोर्ट का सम्मान करना क्या 125 करोड़ का दायित्व नहीं है? साहबानो केस में ये मत भूलिए, जब आपको जरूरत पड़ती है तो साहबानों का दोनों भावनाओं का खेल था। अगर राम मंदिर के निर्माण को लेकर के भावनाएं हैं तो शाहबहानों को लेकर के भी भावनाएं थी, तो भावनाओं का सम्मान करना प्रजातंत्र में सबसे पहली शर्त है। यदि आप भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी जैसे आपका हो गया, आप कहीं के नहीं है, इसीलिए तो आर्टिकल 370 का क्या हुआ? समाजवादी पार्टी के पल्लू में क्या हुआ? आप तो 403 सीट पर लड़ रहे थे, अपना मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट कर दिए थे। कोई मजबूत पार्टी चाहता है क्या गठबंधन में इस तरह? हमें लगता है कि हम लोग बाग मिलकर के समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के एक बेहतर सरकार बनाएंगे, स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। मतलब आप लोग ये बोल रहे हैं कि 4.5 साल तक समाजवादी पार्टी ने अकेले लूटा उत्तर प्रदेश को, हम मिल के लूटेंगे? नहीं, तो लूटने में तो एक्सपर्टीज है आपको। हाथ लग गई थी कोई? बिल्कुल नहीं, लूटने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं। लूटने का तो एक्सपर्टीज है आपको। 10 लाख रुपए देश को लूटा, 2G में ऊपर भी लूटा, आकाश में भी लूटा और पाताल में भी लूटा। जांच क्यों नहीं कराते हैं मोदी जी? आप बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी को आप एक एडवाइजरी भी रोल करेंगे उसका? क्योंकि माफिया राज खाए तो मुलायम सिंह यादव जी ने खुद बोला है कि अखिलेश का माफियाओं के साथ संबंध था, अपने मंत्रियों को क्यों सैक किए थे, करप्शन पर सैक किए थे ना, और फिर ले भी लिए बिना किसी कारण से। अडानी घोटाले इस सरकार की क्रेडिबिलिटी थी। रूप से अपने जो 40 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं और 25 करोड़ रुपए लिए हैं, बस जुमला बोलना है, और उत्तर प्रदेश के लिए तो खास कर काम नहीं करना है। समाजवादी पार्टी ने कहा लूटा, जरा हमें बता दीजिए। अरे आपने विकास किया होता तो आप विकास पर वोट मांगते ना, कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों करते? विकास पर वोट मांगते हैं। मांग रहे हैं। अच्छा, आप अलायंस क्यों कर रहे हैं फिर? अरे ये घोषणा तो आप लोगों को लुभावने घोषणा दी है, और कांग्रेस का इंतजार भी नहीं किया। आपको कांग्रेस के साथ मिलकर कॉमन अलायंस वाला बनाते घोषणा पर, आपने खुद ही प्रोजेक्ट कर दिया अपना। दूसरों पर इल्जाम लगाइए। अरे आपने तो कांग्रेस का इंतजार भी नहीं किया घोषणा पत्र के लिए, अपना ही घोषणा पत्र दे दिया। शिवसेना रोज मोदी जी को क्रिटिसाइज करती है, आलोचना करती है। शिवसेना रोज आपके ताबूत में कील ठोकने का काम करती है। तो शिवसेना का काम ही करेंगे ना आप समाजवादी पार्टी के लिए? छोड़ दीजिए ना, समाजवादी पार्टी के ताबूत में कील ठोक दिया। आप कहते थे बाप बेटी की सरकार, आपका आइडियल टाइप बहुत अच्छा है, लूट रही उसी को लेके चलिए, और समाजवादी पार्टी के ताबूत में कील ठोक दिया। उन्होंने पूरे पंजाब को नशे की लत में धकेल दिया है। तो पंजाब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? आप अपने घर की चिंता करिए ना। अरे पंजाब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे आप?
राज्य में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के सुर एक जैसे, दोनों के शब्द भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन खान साहब कुछ कह रहे हैं और फिर मेरे पे कोई इल्जाम न लगाए खान साहब, इसलिए मैं नहीं त्यागी जी, अरे त्यागी जी सुनिए तो सही, त्यागी जी ठीक है, त्यागी जी ठीक है, मैं उद्धव ठाकरे का त्यागी जी ठीक है, उद्धव ठाकरे पे चर्चा नहीं कर रहे हम उद्धव ठाकरे पर चर्चा नहीं कर रहे। आप सबसे छोटी पार्टी है, आपको कम टाइम मिलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। मैं खान साहब का रुख करना चाहूंगी, ठीक है चलिए सर, अरे सर ठीक है, आपको सबसे ज्यादा मौका तो आप ही को मिला है, चलिए ठीक है। बीएसपी जिस अकाली दल ने पूरे पंजाब को नशे की लत में डाल दिया, उसके यादव के नाकामयाबी की बात कर रहे हैं आज जब पंजाब पर चर्चा हो रही है, पंजाब पर बात करिए। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ठीक है त्यागी जी, त्यागी जी बस करिए, त्यागी जी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरी में, सॉरी त्यागी जी, आई एम सॉरी, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका, नहीं सॉरी। बीएसपी से हमारे साथ डॉक्टर अमज खान भी हैं। खान साहब आपको क्या लग रहा है इस कॉम्बिनेशन को, आपके पास क्या तोड़ है इस कॉम्बिनेशन का, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है? किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। अरे त्यागी जी आप खान साहब राजनीति में नहीं होती है जी, ये तोड़ वोड़ नहीं होता है। देखिए हमने पहले भी कहा है कि हमारा एजेंडा जो है कानून व्यवस्था है, सबसे बड़ा व्यवस्था कानून व्यवस्था, कानून लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल फेल हो गया जी। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ कानून व्यवस्था क्या हुआ, और गलत आंकड़े मत बताइएगा खान साहब, ये बहुत जरूरी है जो आप गलत अच्छा मुजफ्फरनगर का दंगा बताइएगा, अपने मुजफ्फरनगर का दंगा बताइएगा, आप मुख्यमंत्री कैसे चलाती है, आपके राज्य में ST SC के अंदर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री को बिल्कुल कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, एक कमरे में बैठना और उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं था जो आज वो कर रही है। तो केवल आपके कह देने से और गलत आंकड़े पेश करने से कोई व्यक्ति वो आंकड़ा नहीं मान लेगा। बसपा जो है वो अपनी बंदूक की लड़ाई लड़ रही है, वोट मांग रही है, मुसलमानों को देने के लिए आपने रोज सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना आप लोग करते हैं। बसपा की मायावती जी, उनके प्रवक्ता, उनके नेता सब लोग करते हैं, मुसलमानों को देंगे, छोड़ कर जा रहे हैं और बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी की कौन सी विचार कर रहा है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनके पास भी नेता नहीं है कि आपसे लेकर टिकट दे रहे हैं। कुछ भी नेता नहीं, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप बहुत पूछ चुके हैं, अब आप बताइए, हमसे प्रश्न पूछने का भी आपको हक नहीं है। आप अपने आंकड़े प्ले कीजिए, आप 2012 में 70 सीट में बाहर हुए कि आपने एक डिक्टेटरशिप उत्तर प्रदेश में कायम कर दी थी, जिसके मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश से कुछ मतलब नहीं था, उत्तर प्रदेश में वो रहती नहीं है। अब वो बेस बना रही है उत्तर प्रदेशों को चुनाव के लिए, तो भाई अगर बेस है उत्तर प्रदेश में दिल्ली में रहेगा, मुख्यमंत्री होने लायक नहीं है और न दलित समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव होने के लायक है। वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मैं झूठ न बोलती हूँ, वो आपकी फितरत है, आपकी पार्टी की फितरत है, आप बिना आंकड़ों के बात करते हैं खान साहब, आप बिना आंकड़ों के बात करते हैं और बिना किसी तथ्य के बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है उत्तर प्रदेश में कितने दिन रहती है, जब वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तो कितने दिन अपने कमरे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों से ही कितने दिन जनता से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुद्दों की अगर आप बात करते तो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके ब्यूरोक्रेटिक शासन नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश को, एक जनप्रतिनिधि चाहिए। मायावती जी अपनी टीम के साथ, ब्यूरोक्रेट की टीम के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिल्कुल क्लियर है। जनतंत्र लोकतंत्र आ चुका है, आपके आंकड़े गलत है, आपके मुख्यमंत्री से ये काबिलियत ही नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ा सा शांत, कह दीजिए चुनाव लड़ने, उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने। अब थोड़ा सा शांत शरद जी, कहाँ विदेश में लड़ती है क्या चुनाव? अरे ठीक है, विदेश में लड़ी है चुनाव क्या? आपको पता है अकबरपुर से MP थी, आपको पता है कि नहीं पता है? काशीराम जी इटावा से MP थे। खान साहब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, खान साहब सबसे तो मुझे एक चीज का लोकसभा का चुनाव, मुझे एक बात का जवाब दीजिए खान साहब को इतना गुस्सा क्यों आता है? इस बात का जवाब दीजिए। क्या जवाब दे? हम जवाब बोलने नहीं दे रही हैं आप, ना आप बोल रहे चलिए ठीक है, अरे सर जवाब क्या दे हम? चलिए ठीक है, थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए, जूही जी से थोड़ी सी गुफ्तगू करिए आप। ठीक है, मैं आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। शरद जी, ये ठीक है कि जो यहाँ पर अभी खान साहब कह रहे थे दंगों की यहाँ पर बात कर रहे थे, छोटी मोटी इस तरह की घटनाओं की अगर हम यहाँ पर बात करें तो
ठीक है खान साहब, ठीक है। तो जरूर समाजवादी पार्टी के खाते में ये जाते हैं और दर्ज हुए हैं इस तरह के कई मामले। अगर हम देखें तो कई इस तरह के मामले सामने आए हैं। क्या फिर अब आप देख रहे हैं अब आगे का तो मैं यही कह रहा था, बात है, लेकिन सबसे पहली चीज ये है बात सुनने की क्षमता रखनी चाहिए कि 5 साल में अखिलेश यादव ने किया क्या। मैं शरद जी से ये पूछ रही हूँ, मैं शरद जी से पूछ रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। आपको समय दिया गया सर, मौका नहीं दे रही आप बात सर, आपको ही मौका दिया गया था। अब आप ऐसा करके मौका वक्त जाया कर रहे हैं। इन लोगों का वीडियो जो है लाउड कर दिया और कि हमारी बात ही नहीं सुनी जाए। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, और लाउड कर दिया वीडियो इन लोगों का। लेकिन अब आप ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो जरूर मुझे ऐसा करना पड़ेगा। शरद जी नहीं तो बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल हमारा वीडियो डाउन कर दीजिए, हमको बोलना ही नहीं है। देखिए पिछले 5 साल में अखिलेश यादव ने क्या किया, पहले उनकी उपलब्धियों का या अनुपलब्धियों का एक लेखा जोखा होना चाहिए। कोई भी सरकार जब चुनाव में जाती है 5 साल की उसकी कामकाज देखा जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज कि क्या अखिलेश यादव ने एक मुख्यमंत्री के तौर पे 5 साल काम किया। पूरी समाजवादी पार्टी ये मानती है, पूरा प्रदेश मानता है कि अखिलेश यादव इस दौरान एक आधे मुख्यमंत्री थे, जबकि 4 मुख्यमंत्री वहां पे और थे। तो इसमें कितना क्रेडिट उनको मिलेगा और कितना डिस्क्रेडिट उनको मिलेगा। दूसरी चीज कि 2014 के चुनाव से पहले जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उसमें कितने लोग विस्थापित हुए। हजारों लोग आज भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। तो इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है। जरूर उन्होंने 2014 में जो चुनाव हारा, इस बुरी तरीके से हारा, उसके बाद उनको थोड़ी सी चेतना आई और उन्होंने एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ और दिल्ली एक्सप्रेसवे है, और लखनऊ में मेट्रो, 2 बड़े काम किए। और जो बाकी लोक लुभावने उन्होंने जो वायदे किए थे लैपटॉप के, नोटबुक के, तो वो कुछ चीजें अलग थी। अदरवाइज इस बीच में अखिलेश यादव का कोई ऐसा 2014 तक उनका कोई भी प्रदर्शन नहीं रहा। 2014 के बाद उन्होंने थोड़ी सी गति पकड़ी। पता होगा तो हम ही बता देते हैं, क्योंकि आप केवल 2 कामों को नाम ले रहे हैं। पोषण मिशन हमने बनाया, हौसला अभियान मातृत्व महिलाओं को फायदा करने के लिए हमने बनाया, शिक्षा का अधिकार हम लागू कर रहे हैं। तो बात आती है कि अब आगे वो क्या करने वाले हैं। पता कर लीजिए, प्रोग्राम केवल शिलान्यास वाले आपने प्रोग्राम जो सवाल पूछा है कि इसके आगे वो क्या करने वाले हैं, तो पहली चीज तो ये है कि जब दोनों हम एक महागठबंधन की बात कर रहे थे अभी तक, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल, जिसमें कांग्रेस, जिसमें समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे से कई और दल शामिल होने वाले थे। तो लेकिन अचानक ये महागठबंधन से एक गठबंधन बन के रह गया। फिर उसमें जिन सीटों पे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो जिस गठबंधन का ये आगाज हो तो अंजाम क्या होगा। अब बात करते हैं कि जिस बिहार के महागठबंधन के तर्ज पे यहाँ महागठबंधन बन रहा था, तो बिहार में चुनाव से कम 3 साढ़े 3 महीने पहले महागठबंधन बन गया था। कार्यकर्ताओं के लेवल तक, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक सामंजस्य बन गया था। यहाँ पे अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। पहले चरण के चुनाव का नामांकन की तिथि खत्म होने वाली है, तब गठबंधन हो रहा है। तो कितना इसमें सामंजस्य कार्यकर्ताओं के लेवल तक हो पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। ठीक है, ठीक है। सुदेश वर्मा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सुदेश जी, इससे पहले कि मैं यहाँ समाजवादी पार्टी से पूछूं, कांग्रेस से पूछूं कि क्यों आरएलडी को बाहर कर दिया और क्यों वो महागठबंधन से सिर्फ एक गठबंधन मात्र बनकर रह गया, आपको क्या लगता है? देखिए, गठबंधन बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, सबसे पहले शरद जी ने जो बोला था वही सही है कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। अच्छा होता कि आप जब जाते हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमारी सत्ता है, जैसे पंजाब में हम लोग पावर में हैं अपने अलायंस के साथ, तो हम तो अपने अचीवमेंट्स पर मांगेंगे ना वोट। हम अपने अचीवमेंट्स को तो हम नकार दिए, पूरा 4.5 साल के रेन को खत्म कर दिए। अब हम नए प्रोमिसेस के साथ मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी और कांग्रेस का इंतजार भी नहीं किया। अगर अलायंस है ये, तो अलायंस को एक कॉमन मैनिफेस्टो लाना चाहिए कि प्रदेश के बारे में आपके विजन क्या है, आप क्या करेंगे। तो ये तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। और अगर आप देखिए जिस तरह से 2014 में हुआ था, पूरे देश में लोग बीजेपी की तरफ आने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो डेवलपमेंट की है बीजेपी के साथ कर सकते हैं।
वही आपको उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है कि अधिकतर लोग इनके रीता बहुगुणा जैसे लोग जब छोड़ देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस तो आप उनको ले भी तो लेते हैं। नहीं, हम तो देखिए बीजेपी तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दे रही है। लेकिन क्यों? क्या आपके भीतर खाने या जो आपके नेता है क्या उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ सके? जो दूसरों के सहारे आप नैया पार लगाना चाह रहे हैं। थोड़ा समझने की जरूरत है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है। देखिए बीजेपी आज के दिन अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स दे रही है देश में, जो विकास के मुद्दे पर आधारित है। कोई पार्टी भी विकास को ओढ़ सकता है कोई, लेकिन विकास अंदर से अगर कोई पार्टी जीत के आया विकास के मुद्दे में तो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में। अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में उनकी पॉलिटिक्स से वो नाराज है और नहीं कर सकते और विकास की राजनीति करना चाहते हैं तो बीजेपी का दरवाजा उनके लिए खुला होना चाहिए, कोई दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास आने के बाद लोकसभा में बहुत लोग आए 2014 में, तो आपने उनका कैरेक्टर नहीं बदला क्या बीजेपी में आके वो कांग्रेसी जैसा ही बिहेव कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो भी आते हैं पार्टी की आइडियोलॉजी में बंद के रहते हैं। चलिए, मेरी मजबूरी है, एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। रीता जी भी कुछ माफ कीजिए, जूही जी भी कुछ यहाँ पर रिएक्ट करना चाह रही है और खान साहब कोई पर्चा दिखा रहे थे, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये भी जानेंगे जूही जी आपसे, मुस्कुरा तो रही हैं आप, कि नेताजी गायब कहाँ थे मंच से? क्यों आखिर वो हाथ, वो जो आशीर्वाद है वो नहीं दिया उस वक्त अखिलेश को? क्या अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है? जानूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सबसे बड़ा दंगल लगातार जारी है और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की। ना करते जूही जी, गठबंधन उन्हीं से कर बैठे, लेकिन नेताजी कहाँ थे इस दौरान मंच से जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था? घोषणा पत्र के बाद आए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया पार्टी ऑफिस में, और हम हमेशा उनका सक्रिय आशीर्वाद मांगते रहेंगे और आशा है कि हमें मिलता रहेगा। वो हमारे संरक्षक हैं, मेंटोर हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। चलिए ठीक है, लेकिन ये बताइए कि 5 साल के राज में क्या कुछ रहा? ये घोषणा पत्र में हमने जो तमाम चीजें देखी, ये वायदे अब तक क्यों नहीं पूरे हुए? हिमानी जी, ये केवल वायदे नहीं है, इसमें जो चाहे किसान कोष हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे हौसला हो, चाहे 9 से 12 तक लड़कियों को साइकिल देना हो, चाहे महिला के आत्मरक्षा की शिविर हो, महिला थाने हो, या फिर जो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रहे हैं, सारी पॉलिसीज जो हैं ऑलरेडी 11-12 इसमें कहीं ना कहीं चल चुकी है। तो हम केवल अपनी पॉलिसीज को पूरे उत्तर प्रदेश में इंक्लूडिंग डायल 100 और 1090 उत्तर प्रदेश में लेकर जा रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, और व्यापारी आयोग भी एक बनाने की सिफारिश है जिसमें व्यापारियों की समस्या का भी निदान किया जाएगा। तो एक बहुत ही, मुझे कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, सभी हो। तो ऐसा घोषणा पत्र हमने अपने काम के बेसिस पर ही बनाया है। शरद जी, क्या दूध, घी, दही इसके सहारे चुनावी नैया पार लगेगी अखिलेश यादव की? और अब तो खैर कांग्रेस भी आ गई है। देखिए, ये लोक लुभावने वायदे ठीक चुनाव से पहले क्यों होते हैं? बिल्कुल, और बच्चों को भी इसी टाइम चाहिए, स्मार्टफोन इसी टाइम चाहिए, टैब इसी टाइम चाहिए। जब 5 साल तक आप सरकार चला रहे हो तो उस दौरान आपने क्या किया? सर, ये लोक लुभावने वायदे नहीं है, आपने सुना नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं इस पैनल पे। मैं कह रही हूँ कि ये काम ऑलरेडी हो रहे थे, ये वायदे केवल नहीं है। दूध, दही, अलग-अलग ये सारी चीजें संचालित योजनाएं हैं। ये चीजें इनफैक्ट चुनाव आयोग को इस पे कुछ देखना चाहिए कि ठीक चुनाव से पहले इस तरीके की घोषणाएं देखना चाहिए कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, हम इतने पैसे देंगे, इसको ये साइकिल देंगे, इसको स्मार्टफोन देंगे, ये चीजें बेसिकली ब्राइबरी की श्रेणी में आनी चाहिए। ये सारे काम हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं सुदेश जी को भी यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। ब्रेक से पहले भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, उस वक्त नहीं बोल पाए। लेकिन सुदेश जी, आप किस उस पर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं? 300 से पार जाने की आप बात कर रहे हैं। पिछली बार देखे तो 40 था, 40 से कितना 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 300 के पार। यहाँ हर पार्टी जो है अपना अपना जाति और धर्म को जोड़कर हमको लगता है 100 के आंकड़े पार करेंगे। तो बीजेपी के पास तो कोई आंकड़े हैं नहीं, क्योंकि बीजेपी जाति धर्म की राजनीति तो करती नहीं। लेकिन 2014 में जो हम लोगों ने विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ा था,
लोगों ने जाति और धर्म को तोड़कर अपनी बढ़ोतरी के लिए, जब वो एज सिटीजन वोट करेंगे तो वो उसके लिए वोट करेंगे कौन सी पार्टी के पास क्रेडिबिलिटी है जो उत्तर प्रदेश को विकास पर ला सकती है। इतने बड़े बड़े वायदे किए हैं, मैं गिनवा दूं इनके मैनिफेस्टो में जूही सिंह जी के, और इन्होंने क्या, सुन लीजिए जूही सिंह जी, सुन लीजिए जूही सिंह जी, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पर पहुंच गया है, तो पैसा कहाँ से आएगा? और हम तो की बात कर रही हूँ, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। 40 से 300 कैसे? 40 से 300 नहीं, देखिए आप मान के चलिए जब 2014 में हमारा मुद्दा क्या था? हमारा मुद्दा विकास था ना, कि हम विकास करेंगे, और उसके बाद लोग देखेंगे कि हम विकास करने में सक्षम हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम उसी विकास के मुद्दे पर जाते हैं, उत्तर प्रदेश की बेहाल हालत के खिलाफ जाते हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने की लड़ाई की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हम गुंडों से लड़ेंगे और लोगों को निजात दिलाएंगे और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट रोड मैप पर लाएंगे, तो लोग हमें क्यों नहीं वोट देंगे? जाति और धर्म को तोड़कर लोग उठेंगे। और ये सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, जो जाति धर्म की बात कर रही हैं, छोटे छोटे जाति को जोड़ने की बात कर रही है, ये सबको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत तेज है, उनको आप इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते। और हमें उन्हीं पर भरोसा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 300 सीट हम पार करेंगे। यहाँ जनता सब देख रही है और उसे वो भी समझ आ रहा है। और मैं क्या बोलूं सर, अभी तो बीजेपी की अभी दूसरी लिस्ट जारी हुई है, उसमें सब दिख गया है कितना यहाँ परिवारवाद और तमाम चीजें जातिवादी, वो सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, चाहे कोई भी टिप्पणी करे, लेकिन हो वहां पर वही रहा है। एनीवे जी, चलिए बोलिए त्यागी जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, किसान से हम कहना चाहेंगे हम हैं आपके साथ, डरो मत। नौजवान से हम उत्तर प्रदेश से कहना चाहेंगे हम उनके साथ हैं, आप डरो मत। हम कहेंगे महिलाओं से हम उनके साथ हैं, डरो मत। हम लोग डराने की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग प्रेम की राजनीति करते हैं। और सबसे बढ़िया कि भारतीय जनता पार्टी जातीय राजनीति नहीं करती है, जातीय धर्म का इस्तेमाल करती है और राजनीतिक लाभ लेने के बाद सारे वो कार्य करती है जो नहीं करने चाहिए। मोदी जी की गृह नीति फेल है, मोदी जी की विदेश नीति फेल है, मोदी जी के खिलाफ चुनाव हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? नीति फेल है। अरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के खिलाफ चुनाव हो गया है, डेवलपमेंट के लिए चुनाव है, विकास के लिए चुनाव है। हो गया उत्तर प्रदेश में नोटबंदी की वजह से, चिंता का विषय है। रोजगार उत्तर प्रदेश में चलेगा, केंद्र सरकार ने जो रोजगार देने तो दे नहीं पाई है, तो चिंता का विषय है। मैंने मुद्दा अखिलेश जी नहीं है ना आपके लिए, मुद्दा मोदी जी, समाजवादी अब यही करेंगे ये, तो मोदी जी के साथ तो पूरा देश है। आपको समझ में आ रहा है हम क्यों बोल रहे हैं कि हम 300 सीट पार करेंगे? क्योंकि ये एजेंडा खुद हमें बनाना चाह रहे हैं। सुदेश जी 5 मुद्दे बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी के 5 मुद्दे कौन से हैं? क्या भगवान राम के मंदिर का निर्माण आपका मुद्दा है? देखिए फिर आप ले गए, अरे क्यों आप राम मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं? इतना ही आपको बनाने का शौक है तो आप आइए ना, बोलिए कि हम राम मंदिर बनाएंगे। में आपने चुनाव लड़ा भगाए मैया के नाम पे, राम मंदिर के लिए क्यों आप इतना दर्द हो रहा है आपके अंदर? मैया के नाम पे मैं पूछना चाहता हूँ, उन तीनों मैयाओं का हाल क्या है, जरा बताएंगे सुदेश जी। अरे आपके तर्ज पर हम लोग नहीं बात कर सकते ना, हमारा मुद्दा विकास है, विकास। और भाषण राम मंदिर आपका मुद्दा हो सकता है, हमारा मुद्दा विकास है। आज के दिन हम विकास के लिए खड़े हैं। आपका मुद्दा राम मंदिर और आपको पता है विकास का सबसे बड़ा चेहरा, आपने उन लोगों को छला क्यों जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने भारतवर्ष में सबसे बड़ा चेहरा विकास का कौन है? आपको पता है काम किया कि हमको बताना पड़ेगा? काम क्यों किया आपने? बच्चे से जाके पूछिए कौन विकास का चेहरा है आज के दिन, आपको पता लग जाएगा। कौन सा विकास किया उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। हम पूरे देश में विकास के पावे उत्तर प्रदेश की जनता विकास पर बहुत जी और त्यागी जी, ठीक है शांत, थोड़ा सा त्यागी जी शांत, खुश हो त्यागी जी, थोड़ा सा शांत, ग्रोथ घट गई है, प्लीज थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। बाकी गेस्ट भी हैं पैनल में, यहाँ शरद जी हालांकि कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शरद जी के पास रुख करने से पहले मैं खान साहब को, ठीक है शरद जी, चुनाव के वक्त की बातें की जाती है और उस मैनिफेस्टो को पूरा किया जाता है। ठीक है त्यागी जी, लेकिन खान साहब आप कुछ पर्चा दिखा रहे थे उससे पहले। खान साहब कोई पर्चा दिखा रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप खान साहब? मैं दिखाना चाह रहा हूं कि समाजवाद ये है, ये समाजवाद नहीं परिवारवाद है। ये इतनी लिस्ट है जो MP, MLA, राज्यसभा और तमाम चीजों में एक परिवार की पार्टी में, आपकी पार्टी में नहीं है क्या? ठीक है नहीं, हमारी पार्टी में कौन है? हमारे पार्टी नहीं बताइए कौन पार्टी हमारे पदाधिकारी हमारी पार्टी बताइए ना। कारीगर काम करते हैं उनका क्या हुआ नोटबंदी के बाद? आप ये बताओ, बताइए कि आपका मैनिफेस्टो बहुत झटका पहुंचा, आपको पता है? मैनिफेस्टो दोनों एक है, अपने झटका को लोगों पर मत डालिए। दोनों मैनिफेस्टो एक है, अलग है।
चलिए ठीक आप है बताइए, दोनों को मैनिफेस्टो एक है क्या अलग है? के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो आपने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के 3 बार जी पहले बताइए कि ये इनका समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक है क्या अलग है? भारतीय जनता पार्टी एक है क्या अलग है? पहले बताइए। ने 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार चलाई है, क्या सच नहीं है? चलिए ठीक है भैया तुम्हारे साथ ही चलिए ठीक है, नहीं सॉरी इस तरह से सारे इकट्ठे बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। मैं एक फाइनल कमेंट, सॉरी मेरे पास समय सिर्फ इतना ही है, लेकिन एक फाइनल कमेंट मैं यहाँ शरद जी से लाना चाहूंगी। शरद जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, अभी आपने पूछा था कि बीजेपी के 2012 में सिर्फ 40 एमएलए जीते थे और अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो 300 एमएलए जीतेंगे उनके इस बार। तो बीच में दरअसल जो चीज रह गई वो 2014 का चुनाव था, जिसमें उन्होंने 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीती थी। अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो लगभग 360 सीटें होती हैं उनकी विधायकों की। तो उनके इस बार 360 विधायक जीतने चाहिए अगर लोकसभा के सारे विधानसभा में आते हैं तो। लेकिन वो तो खुद 300 की बात कह रहे हैं, 300 प्लस। तो मतलब 60 सीटें वो खुद मान के चल रहे हैं कि हमारी कम आएंगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद करनी भी चाहिए। मुबारकबाद आपको सुदेश जी, और अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। सभी हमारे खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश सबसे बड़ा दंगल में आज इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है अभी खबरों का सफर।